गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से बड़े भाई साहब का पाठ को ही पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि ये पाठ जो है ये काफ़ी लंबा है, इसलिए हमें छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाना पड़ रहा है। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि दूसरा बार भी इम्तिहान आया और उस इम्तिहान में भी यानी उस परीक्षा में भी लेखक पास हो जाते हैं और उसके भाई साहब जो हैं वो फिर से फेल हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब फिर से वो पास हो गए फेल और फिर से उसके भाई साहब फेल हो गए, तो लेखक जो है वो फिर अपने भाई के लेवल में ही आ गए। अब केवल उन दोनों में एक ही साल का अंतर रह गया था। तो लेखक अंत में कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं कि हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मतलब वो कहते हैं कि उनका हक बनता है तभी तो वो मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। ठीक है, वो कहते हैं कि शायद वो उन्हीं का उपदेश का असर है कि मैं इतने अच्छे नंबर से पास हो जाता हूँ। अगर वो ना डांटे ना बोले तो शायद मैं पास भी ना हो सकूँ। आपके भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरे लिए मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। फिर जब उसके भाई उसे नहीं डांटने लगा, वो उसके भाई साहब जो थे वो समझ गए कि अब मैं इसे डांट नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ही बार बार फेल हो जा रहा हूँ और वो तो हमेशा पास हो जाता है। तो ये सब सोचकर उसके भाई साहब जो थे उसे कम डांटने लगे। तो इससे क्या हुआ कि उनके मन में एक धारणा आई कि मैं तो पास हो ही जाता हूँ, तो क्यों पढूं, नहीं भी पढ़ूंगा तभी भी मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी तकदीर जो है वो बहुत ही बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुई। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी ही की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल ही हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरे नज़रों में कम हो गया है। मतलब वो हमेशा खेल कूद में ही लगे रहते थे और उनका एक नया शौक चढ़ गया था कनकौवे यानी पतंग उड़ाने का, और वे हमेशा पतंग उड़ाने के लिए ही उसी में व्यस्त रहते थे। लेकिन वो काम करने के लिए वो छुप छुपा कर करते थे। ऐसा करते थे ताकि उसके भाई साहब को संदेह भी ना हो, लेखक के जो भाई साहब थे उसे संदेह भी ना हो, और ये भी नहीं जताना चाहते थे कि मैं उनका लिहाज करना भूल गया हूँ। तो ये भी लेखक अपने भाई को नहीं जताना चाहते थे। वो यही दिखाते थे कि मैं अभी भी आपका लिहाज करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन चुप छुपा कर वो सारे काम करते थे। पतंग उड़ाने का जो भी काम है सब करते थे और टूर्नामेंट की तैयारी भी करते थे। यानी टूर्नामेंट का मतलब हो गया मैच का तैयारी, पतंग उड़ाने का जो प्रतियोगिता होता है उसका तैयारी भी गुप्त रूप से वो करते ही रहते थे। आगे है कि एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिका की ओर जो मंद गति से झुकता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की
एक पूरी सेना लगे बोर झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्रम, ना गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि संध्या का समय था और वो पतंग लूटने चले गए थे। मतलब पतंग उड़ रहा था आकाश में, तो उसे लूटने यानी वो चाह रहे थे कि मैं उस पतंग को अपने पास ले आऊं। तो इस तरह से वो चले जा रहे थे और रास्ता जो था वो बिल्कुल ही साफ था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे बच्चे भी उनके साथ साथ दौड़ रहे थे। वो लोग भी वही चाह रहे थे कि पतंग हमारे हाथों आ जाए। तो अचानक से क्या होता है कि उनको मुठभेड़ हो जाती है, यानी किसी से टक्कर हो जाता है, और वो टक्कर होता है उनके भाई साहब से, जो कि बाजार से लौट रहे होते हैं। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ थैले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जामत में नहीं बल्कि 8वीं जामत में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितना ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जामत वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मतहाती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। वो कहते हैं उसके भाई साहब कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब बड़े हो गए हो और 8वीं कक्षा में आ गए हो, तो अब तुम्हें ये सब खेल कूद शोभा नहीं देता, क्योंकि इस दर्जे में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मजिस्ट्रेट वगैरह, पत्रकार, संपादक ये सब बन चुके हैं, और तुम अभी इस बाजारी लौंडोनी जो आवारा बच्चे लोग होते हैं, जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे लोगों के साथ तुम घूम रहे हो और वो भी कनकौवे उड़ा रहे हो, यानी पतंग उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जाहिल हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब के महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरे ही जामत में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुद भी नहीं मिटा सकता? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLitt ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जामत के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा।
केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी पास कर लो, कितने भी बड़े हो जाओ, हमसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन फिर भी हम तुमसे 5 साल बड़े हैं, तो इसे तुम कैसे मिटाओगे? इसे मिटा नहीं सकते हो। चाहे क्यों ना तुम एमए कर लो, डिफिल कर लो या डिलीट कर लो, कितना भी किताबें पढ़ लो। फिर वो कहते हैं एग्जाम्पल देकर कि हमारी अम्मा जो है, यानी हमारी माँ जो है, वो 1वीं कक्षा नहीं पढ़ी है, और दादाजी जो थे वो भी 5वीं दर्जे तक ही पढ़े, यानी 5वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों से उनको दुनिया के बारे में ज़्यादा विद्या प्राप्त है, ज़्यादा तजुर्बा है। भले ही वो विद्या कम प्राप्त किए हैं, लेकिन दुनिया की जो सांसारिक तजुर्बा जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो हमें समझा सकते हैं। दुनिया का हमेशा वो हमेशा हमें समझा सकते हैं। यह अधिकार उन्हें हमेशा के लिए है, इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए भी कि दुनिया के बारे में हमसे ज़्यादा पता है उन्हें। और ये तुम भी जान जाओ कि तुम चाहे कितना भी आगे निकल जाओ, लेकिन तुमसे ज़्यादा दुनिया की समझ हमें है। तो यही अंत में उसके भाई साहब समझाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। और आप लोग प्रश्न उत्तर लिखकर नहीं भेज रहे हैं, सो प्लीज़ प्रश्न उत्तर लिखकर भेजें।